ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. આજના ઓનલાઈન ક્લાસમાં હું આપ સૌ વિद्यार्थी मित्रों ફરીથી સ્વાગत કરું છું. कक्षा 9 विषय हिंदी और हम पढ़ रहे थे गद्य 15 दैज्युलेशन और उनके जो लेखक है उनका नाम है शेखर जोशी जी. तो उनके बारे में हमने जानकारी ले ली थी कि उनको महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल से सम्मानित किया गया है. दाजू कहानी पर बी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है. तो हमने यहाँ पे देखा था कि इस कहानी में दाजू कहानी एक बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है और मदन नाम का एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है. बोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू यानी कि बड़ा भाई समझने लगता है, वही किसी प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है. इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में किया गया है. यहाँ पे अपनत्व भरे दो शब्द अपरिचित व्यक्तियों को निकट ला देते हैं और तिरस्कार भरी वाणी परिचितों को भी अपरिचित बना देती है. प्रस्तुत कहानी के बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा विपरीत संबंध बन जाता है जिसे हम अपना समझने लगते हैं. वही जब दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही दाज्यू कहानी में केंद्र बिंदु है. तो हमने देखा था लेसन में कि यहाँ पे एक बालक के साथ लेखक की जो मुलाकात होती है उसके बारे में लेखक ने बताया है कि 9-10 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का एक कैफे में बॉय का काम करता है और जगदीश बाबू चाय पीने के लिए उसी कैफे में आते हैं और वे उस पहाड़ी लड़के से प्रभावित होते हैं. लड़का उन्हें देखकर मुस्कुराता है और लड़का उनसे पूछता है चाय साहब. लड़के के ये दो शब्द सुनकर लगता है जैसे उनका अकेलापन यहाँ पे दूर हो गया है. तो यहाँ हमने देखा था कि जगदीश बाबू और मदन की मुलाकात होती है और जगदीश बाबू यहाँ पे नए नए हैं, इसीलिए उनको ये स्थान कैसा लग रहा था, निर्जन लग रहा था. उन्हें एकाकीपन का एहसास हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें ये जो लड़का मिलता है और उन्हें चाय के बारे में पूछता है तो उनके जो शब्द वो सुने, वो शब्द सुनकर उनको कैसा भाव प्रतीत होता है कि वो अब अकेले नहीं है, कोई उनके साथ है, ऐसा अनुभव उनको होने लगता है. तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, हम अब आगे का हमारा लेसन की समझ लेते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा था कि लेखक मदन को पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो जवाब देता है मदन. तो अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो उन्होंने बताया था कि वो पहाड़ का रहने वाला है और पहाड़ तो सैकड़ों है, ऐसा जगदीश बाबू कह रहे थे कि आबू है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, शिमला है, अल्मोड़ा. तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? तो इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया था और मुस्कुरा कर बोला कि अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा पहाड़ी है, वहाँ का वो रहने वाला था. अल्मोड़ा में कौन सा गांव है, विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने मदन से ये सवाल किया था. तो यहाँ पे यहाँ तक का लेसन हमने समझ लिया था. तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, आप अपना पाठ्य पुस्तक निकालिए और पेज नंबर 66 पे ध्यान दीजिए. तो इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया. शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था. तो यहाँ पे ये जो प्रश्न पूछा था कि तुम कौन से गांव के रहने वाले हो, तो वो संकोच में पड़ जाता है और वो अपने गांव का पता नहीं बता पा रहा था. इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील
होगा। એ તો કે બહુ જ દૂર છે, એ લગભગ અલ્મોડાથી 15-20 કિલોમીટર दूर हसे, फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। જગદીશ બાબુને જોર દેકર પૂછા, જગદીશ બાબુએ જોર કરીને પૂછ્યું કે એનું કંઈ નામ તો હશે ને. એટલે મદન પછી પોતાના ગામનું નામ કહે છે डोट्यालगो। उनके गांव का नाम क्या है? डोट्यालगो। वह सकुचाता हुआ सा बोला, संकोचમાં બોલે છે, ખચકાતા ખચકાતા એનો ગામના નામનું नाम કહે છે। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुए एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं। જગદીશ બાબુના ચહેરા પર જે એકાકીપણનો જે ભાવ હતો એ દૂર થાય છે અને એની સામે હસીને એ મદનને બતાવે છે કે હું પણ તારા નજીકના ગામનો જ રહેવાવાળો છું। તો લગા જૈસે પ્રસન્નતા કે કારણ અભી મદન કે હાથ સે ટ્રે ગીર પડેગી। ત્યારે એટલો બધો આમ ખુશ થઈ જાય છે મદન, અને ખુશીના કારણે જાણે કે હાથમાંથી એને જે ટ્રે પકડેલી હતી એ પણ જાણે પડી જશે એવું લાગતું હતું। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके, કે એ બોલવા જતો હતો પણ બોલી શકતો ન હતો। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो, કે જાણે કે એ પણ પોતાના પાછળનું બધું યાદ કરીને આમ જાણે યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો। અતીત ગામમાં એના પોતાના ગામમાં વિચારોમાં પહોંચી જાય છે અને કે જે ઊંચી પહાડિયા, નદી, ઈજા યાની કે માં, તો ત્યાં આગળ માને ઈજા કહેવામાં આવે છે। બાબા, દીદી ભૂલી એ એની छोटी बहन છે। दाजू यानी कि बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी की छाया निकट जान पड़ी। એને જગદીશ બાબુને જોઈને એના ઘરનું કોઈ એની નજીક આવી ગયું હોય એવું લાગી રહ્યું છે અને કહે છે કે ઈજા શું માં? તો કે નહીં। બાબા નહીં। દીદી ભૂલી નહીં। દાજુ, હા દાજુ, એટલે કે જાણે કે મોટો ભાઈ એની સામે આવી ગયો હોય એવો એને અનુભવ થાય છે। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। अजनबीपन की खाई यानी कि अच्छी तरह परिचय होना, कि 2-4 દિવસમાં મદન અને જગદીશ બાબુની અંદર જાણે કે ખૂબ જ સરસ મજાનો પરિચય થઈ ગયો। ટેબલ પર બેઠતે ही मदन का स्वर સુનાઈ દેતા, કે છે કે ટેબલ ઉપર બેસતાની સાથે જ મદનનો અવાજ સંભળાતો। દાજ્યુ જય હિન્દ, એટલે કે છે કે दाजू यानी कि मोटा भाई जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी यानी कि हिम पड़ेगा? हिम यानी कि बर्फ। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बाय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। એ જગદીશ બાબુ ત્યાં આવે છે અને એટલો બધો એમની સાથે ગુલ મિલી ગયો છે અને બધી વાતો કરવા માંડે છે। દાજુ કરીને એનું મોઢું સુકાતું નથી બોલતા અને એ કહે છે કે તમે તો ગઈકાલે બહુ જ થોડું ખાવાનું ખાધું હતું, અને આમ કરીને એની સાથે વાતો કરવા લાગે છે। ઓન आगे कि ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज? पानी लाओ। लाया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को ચૂમતી હૈ। બહુ સમય પછી માં એના પોતાના છોકરાને મળી અને એને જે વહાલ કરતી હોય એવા જ આતુરતાથી એ આ શબ્દો સાંભળી અને जगदीश बाबू ની સેવામાં લાગી જાય છે। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। થોડા સમય પછી એમનું જે એકલાપણું હતું તે દૂર થાય છે। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ, यानी कि बहुत घनिष्ठता हो जाना उस शहर से ऐसा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाज्यू कहलाना अच्छा नहीं लगा, कि वो मदन उनको बार बार दाजू शब्द से पुकारता था। वो
सुनना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू मदन इधर आओ आया दाजू दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम यानी कि अहंकार की तेज धार के आगे न टिक सकी। यहाँ पे जगदीश बाबू को ये दाजू शब्द सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। उनके जो मध्यम वर्गीय संस्कार थे वो जाग उठे थे। अपनत्व की जो ये पतली डोरी थी अहंकार में टूट जाती है। और दाजू चाय लाओ चाय नहीं लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें। પ્રેસ્ટીજ યાની કે પ્રતિષ્ઠા તો એ મદનને કહે છે કે તું આ વારંવાર મને દાજુ દાજુ કહીને કેમ બોલાવે છે દિવસ રાત બસ એક જ શબ્દનો ઉપયોગ કરતો રહે છે કોઈની પ્રતિષ્ઠાનો તો તું ખ્યાલ કર એવું એ મદનને કહે છે। અને जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। वो तो गुस्सा हो गए। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। એ બોલવામાં ભાન ભૂલે છે અને મદનને બહુ જ ગુસ્સામાં એવા શબ્દો કહી દે છે। મદન પ્રેસ્ટીજ का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। મદન છે એ પ્રેસ્ટીજ શબ્દ જે એમને ઉચ્ચાર્યો છે પ્રેસ્ટીજ શબ્દનો અર્થ સમજશે કે નહીં સમજે એનું પણ એમને ધ્યાન રહેતું નથી। पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर के सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकिया भर भर रोता रहा। તો અહીંયા મદનને જગદીશ બાબુના આ વ્યવહાર ઉપર ખૂબ જ દુઃખ પહોંચ્યું અને મેનેજરને સાથે માથું દુખે છે એવું બહાનું કરી અને એ ત્યાંથી નીકળી જાય છે અને ત્યાં એક બાજુ જઈ અને મોટે મોટેથી એ આંસુ ભરી અને रड़वा लागे छे। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था कि आटला बधा दूर ए पोताना गामथी रहे छे घरना लोकोथी दूर रहे छे अने एनी गामनी नजीकनो कोई माणस मळी जाय अने जे एने पोतानापणानो भाव लागतो हतो ए जगदीश बाबुए एमना आ व्यवहारथी एनो जे भाव छे ए भावने तोड़ी नाख्यो छे। इस कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा कि जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो। तो એને કેવો અહેસાસ થાય છે કે માની ગોદમાંથી એને ખેંચી કાઢ્યો હોય બાબાની બાહોમાંથી એટલે કે એના પિતાજી પાસેથી પણ એને દૂર કરી દીધો હોય દીદી ની સાથેથી પણ એને જાણે કે બળપૂર્વક કોઈ ખેંચીને જુદો કરી દીધો હોય એવો ભાવ એ અનુભવ કરી રહ્યો છે। रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल देने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्वक पूर्ण होते हैं। तो અહીંયા ગાડી એને રડી અને પોતાના મનને હળવું કરી લીધું છે। આગળ મદન પૂર્વવત કામ કરને લગા ત્યાર પછી મદન એ ફરીથી પાછો काम पर लागी जाए छे। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। बीजा दिवसे कैफे में जता समय अचानक ज जगदीश बाबूनी भेट एना बचपनना सहपाठी मित्र हेमंत साथे थाय छे। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। પહેલા ઈશારાથી જગદીશ બાબુના પહેલા ઈશારાથી મદન ત્યાં આવતો નથી એનાથી જાણે કે દૂર દૂર જવાનો એ પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે। બીજી વખત બોલાવા પર એ મદન ત્યાં આવે છે। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊ दाजू कहा कि શું કહે છે કે આજ એના મોઢા ઉપર એ
મુસ્કાન પણ નથી અને એને પેલો શબ્દ પણ ન ઉચ્ચાર્યો કે ક્યાં લાવું દાજ્યું. स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, दो चाय दो आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया. दाजू शब्द उन्होंने फिर से दोहराया नहीं और दाजू के शब्द की जगह वो कौन सा शब्द का उपयोग करता है, लाया साहब कहकर वह वहां से चला जाता है. मानो दोनों अपरिचित हो. એટલે કે છે કે માનો કે બંને જાણે કે અપરિચિત હોય એવો વ્યવહાર કરવા લાગ્યા છે. શાયદ પહાડિયા હૈ. हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा. हाँ, रुखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया. मदन चाय ले आया था. क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने आसान चढ़ाने की गरज से पूछा. એ ચાય લઈને આવ્યો ત્યારે જે જગદીશ બાબુનો મિત્ર છે હેમંત, એ હેમંત પેલા મદનને પૂછે છે કે ક્યા નામ હે તુમ્હારા લડકે. कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया. थोड़ा समय માટે તો બિલકુલ મૌન છવાઈ ગયું. ત્યાં જગદીશ બાબू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई. जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई અને મદન की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी. મદનને જગદીશ બાબુએ જે પણ કંઈ કહ્યું હતું એ બધું જ પાછું याद આવવા લાગે છે. જગદીશ બાબુ કા એક દિન ऐसे ही નામ પૂછના. શું યાદ આવે છે કે જગદીશ બાબુ જ્યારે પહેલી વખત આવ્યા હતા અને એને જે નામ પૂછ્યું હતું એ નામ પૂછવાની જે એમની ડબ હતી એ યાદ આવે છે. दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाना खाया और एक दिन किसी प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें. ऐसे ऐसे जो जगदीश बाबू ने वर्ड्स यूज किए थे वो सब उसको याद आने लगे. जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा. उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फट पड़ेगा. ज्वालामुखी सा फटना यानी कि अत्यंत क्रोध में बोलना. जगदीश बाबू को ऐसा लगा कि अभी वो मदन है वो मदन गुस्से से बोलेगा. हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? ફરીથી આગ્રહ કરીને પેલો હેમંત છે એને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે શું નામ છે તારું? बॉय कहते साहब मुझे. मदन ने उसको क्या बताया, क्या कह के पुकारा? तो कि मदन कहता है कि मुझे सब यहाँ पे बॉय कह के बुलाते हैं. संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया. એટલે કે ટૂંકમાં જવાબ આપી અને એ ત્યાંથી પાછો વળે છે. आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था. આવેશમાં આવીને એનો ચહેરો જે લાલ બન્યો હતો તે ખરેખર એના જે સુંદરતા હતી એના કરતાં પણ વધારે સુંદર લાગતો હતો. તો यहाँ पे हमने देखा कि हेमंत બીજી વાર એને પ્રશ્ન પૂછે છે કે સાહેબ મને અહીંયા બોય કહે છે એમ કહી મદન ત્યાંથી પાછો ફરી જાય છે. तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमने इस प्रस्तुत कहानी में बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच जो अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है इसके बारे में हमने समझ ली. जिसे हम अपना समझने लगते हैं वही जब दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है. तो यहाँ हमने मदन में वो प्रतिक्रिया देखी. तो विद्यार्थी मित्रों, ચાલો આપણે હવે આપણા સ્વાધ્યાય તરફ ધ્યાન આપીએ. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલો પ્રશ્ન છે આપણો. એક એક શબ્દમાં પ્રશ્નના ઉત્તર લખો. दाजू शब्द सुनते ही कौन क्रोधित हो उठा? तो कि जगदीश बाबू. जगदीश बाबू कैसे संस्कारों के व्यक्ति थे? तो कि मध्यम वर्गीय. पहाड़ी लड़का कैफे में क्या काम करता था? तो वो बॉय का काम करता था. दाजू के लेखक का नाम क्या है? वो है शेखर जोशी. मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो मदन का गांव अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में था. अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को क्या कहते हैं? तो कि माँ को ईजा कहते हैं. मदन क्या बताने में संकोच कर रहा था?
मदन अपने गांव का नाम बताने में संकोच कर रहा था। उसके आगे के प्रश्न है, एक एक वाक्य में प्रश्न लिखिए। तो पहला प्रश्न है, जगदीश बाबू का अकेलापन कैसे दूर हो गया? तो कि अपने ही क्षेत्र के कैफे बॉय मदन के मिल जाने से जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया। जगदीश बाबू को क्या अच्छा नहीं लगता था? तो मदन का बार बार दाजू कहकर संबोधित करना वो जगदीश बाबू को पसंद नहीं था। दाजू कहना पसंद नहीं था। दाजू का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे हमने देखा कि दाजू का अर्थ है बड़ा भाई। मदन के मन की व्यथा कैसे दूर हो गई? तो कि सिसकियां भर कर रो लेने से મદન के मन की व्यथा दूर हो गई। મદનના મનનો ભાર કેવી રીતે ઓછો થાય છે એવું પૂછવામાં આવ્યું છે. તો કે મદન નો પેલું મન ભરીને રડી લે છે ત્યારે મનની જે વ્યથા છે એ दूर થઈ જાય છે. આગળ છે પ્રશ્ન कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्य में लिखिए। तो जगदीश बाबू ने अपनी शंका का समाधान कैसे कर लिया? तो कैफे में बॉय मदन को देखकर उन्हें लगा कि शायद यह उन्हीं के यहाँ का लड़का है। बाद में मदन से वार्तालाप करके उन्होंने जान लिया कि उनकी शंका सच थी। इस तरह उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। कैफे में वो जो बॉय मदन था उन्हें देखकर उनको ऐसा लगता है कि ये लड़का है वो मेरे यहाँ का ही लड़का होगा। तो ये शंका थी उनको और मदन से वो बातचीत करते हैं। बातचीत करने में वो उनके गांव उनके जिले का पता लगाते हैं और उनकी शंका का समाधान कर लेते हैं। मदन के दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध क्यों आया? तो कि मदन कैफे का एक साधारण बॉय था जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। सबके सामने मदन का बार बार दाजू कहना उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं लगा। इसीलिए मदन के दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध आ गया। आगे के प्रश्न है हमारे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर कैसा लगता था? तो कि जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर के शहर में आए थे। वे अकेले थे। यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था, अलग था। दूरથી આવ્યા હતા અને એકલા પણ હતા અને એમના ત્યાંનું વાતાવરણ અને અહીંનું વાતાવરણમાં ઘણો ફેર હતો. गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी। वहाँ कैफे के जैसा शोरगुल भी नहीं था। उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। इस तरह जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर बहुत ही अकेलापन लगता था। दूसरा सवाल है, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? तो कि कैफे में मदन से परिचित होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिन में मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश आते थे। પહેલા પહેલા તો શું થયું હતું, જગદીશ બાપુનો મદનની સાથે પરિચય થાય છે. શહેરમાં એ પોતે અકેલા છે એ ભૂલી જાય છે અને 2-4 દિવસની અંદર મદન એમને દાજ્યું કહીને બોલાવતો અને એ પણ મદનની સાથે સ્નેહથી પેશ આવતા હતા. उन दोनों में मौसम संबंधी बातें होती। मदन उनसे उनके कम खाने की भी शिकायत करता। मदन को वे अपने दाजू यानी कि बड़ा भाई जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत ही स्नेहपूर्ण और अपनत्व से भरा भरा था। तीसरा प्रश्न है, दाजू कहानी में बालमन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, वो समझाइए। तो कि दाजू कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मदन है और मदन 9-10 वर्ष का बाल मजदूर है, बाल श्रमिक छे। कैफे में आए जगदीश बाबू से परिचय होने पर उसे बहुत ही खुशी हुई थी।
वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के ही रहने वाले थे, जहां बड़े भाई को दाजू कहते थे। कोमल मन के मदन को ऐसा लगता था जैसे उसका बड़ा भाई ही उनको मिल गया हो। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई थी, दोनों बहुत ही करीब आ गए थे। लेकिन एक दिन दाजू कहने पर जब जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी, उन्हें बहुत ही दुख पहुंचा। जिसे वह बड़ा भाई मानता था, उसका बुरी तरह डांटना वो सहन नहीं कर सका। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना करके वह सिसकिया भर भर के रोया, बहुत ही रोया वो। इसके बाद जगदीश बाबू उसके दाजू नहीं रहे, वह उनके लिए सिर्फ बॉय रह गया था। जगदीश बाबू उसके लिए दाजू नहीं रहे और जगदीश बाबू के लिए वो सिर्फ एक बॉय ही रह गया। आगे के प्रश्न है हमारे व्याकरण विभाग। पहला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द है उनकी जोड़ बनाना है। अ ब विभाग दिया है, ब विभाग में से हमें सही जवाब चुनकर लिखना है। अनुमान, अनुमान यानी कि अंदाज। हिम, हिम यानी कि बर्फ। शिथिलता, शिथिलता यानी कि आलस्य। और यहाँ पे विरक्ति यानी कि उदासीनता। विरोधी शब्दों की जोड़ियां बनाइए। यहाँ पे भी आंसर दिए हुए हैं, वो हमें सही आंसर ढूंढ के उनके सामने लिखने हैं। थोड़ा, तो उसका विरुद्धार्थी शब्द होता है बहुत। दूर, दूर का विरोधी शब्द है निकट। चंचल का विरोधी शब्द है स्थिर। और अपने का विरोधी शब्द है पराया। आगे का प्रश्न है हमारा, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। किसी का साथ न होना, तो उसे हम क्या कहते हैं? निसंग कहते हैं। किसी का साथ न होना। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयास के यानी कि अनायास। लोगों के आने जाने की ध्वनि यानी कि जनरव। जहां कोई न हो ऐसा स्थान, ऐसे स्थान को हम निर्जन कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा ये लेसन પૂરા હોતા હૈ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી આપણે મળીશું નવા ચેપ્ટરની સાથે। તો અહીંયા તમારું આ લેસન પૂરું થાય છે અને એની સાથે એનો સ્વાધ્યાય પણ સ્વાધ્યાયની પણ સમજ લીધી છે। તો તમને જે પણ કંઈ સ્વાધ્યાય લખવા માટે આપેલો છે તે તમારે તમારો સ્વાધ્યાય સુંદર અક્ષરે એકવાર યાદ રહે તે રીતે લખવાનો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી નવા સેશનમાં નવા ચેપ્ટરની સાથે મળીશું। વંદે માતરમ, જય હિન્દ, જય ભારત।